मेरा भाई यूं तो उम्र में मुझसे छोटा था, लेकिन भाई छोटे भी हो तो बड़े ही लगते हैं। मेरे भाई का नाम रोहित है। वह हमारे पूरे गांव का सबसे खूबसूरत लड़का था। वैसे तो हम जिस जगह रहते थे यहाँ पर ज्यादातर मर्द बहुत ही खूबसूरत थे और औरतें भी, लेकिन मेरे भाई की एक अलग ही बात थी। सब लोग कहते थे कि ये हमारे पूरे गांव का सबसे खूबसूरत और जिद्दी लड़का है। जब उसकी शादी की बात आई तो मेरी माँ की एक ही शर्त थी कि लड़की बहुत ज्यादा खूबसूरत होनी चाहिए, और खूबसूरत लड़की हमें मिल नहीं रही थी क्योंकि हमें बेहतर से बेहतरीन की तलाश थी। कुछ लड़कियां हमें बहुत प्यारी लगीं, लेकिन वह बाकी कामों में अच्छी नहीं थी। आखिरकार ऐसी मिल ही गई जो खूबसूरत भी थी और कम उम्र भी और पढ़ी लिखी भी थी। लेकिन वह लड़की थोड़ी सी उदास सी लग रही थी क्योंकि अपने घर की सबसे छोटी बेटी थी और लाडली थी। लेकिन हम उन लोगों में से नहीं थे कि बहू को नौकरानी बनाकर रखें। अगर वहां की लाडली थी तो हमें भी उसे लाडली बना के ही रखना था, क्योंकि मेरा भी एक ही भाई था और वह भी छोटा। उस लड़की का नाम शीला था। हम लोगों ने रिश्ता पक्का कर दिया और शादी भी हो गई। लेकिन शादी से पहले शीला की माँ ने हमें एक अजीब सी बात बताई। उसने कहा कि हमारे घर की छोटी बेटी है, इसलिए बहुत ज्यादा लाडली है। मैं आप लोगों से कोई झूठ नहीं बोलना चाहती हूँ, यह थोड़ी सी अजीब सी है। हमने कहा कि क्या मतलब, और हम तो इस बात पर हैरान भी हुए कि माँ होकर अपनी बेटी के बारे में कोई ऐसी बात कैसे करता है। उसने कहा कि बस थोड़ी सी अजीब है, खाना बनाना नहीं आता, इसको घरदारी भी नहीं आती और इसकी शादी की उम्र भी नहीं है। लेकिन हम लोग शादी करवा रहे हैं क्योंकि हमें लगता है कि शादी करके ही इसको अक्ल आएगी। अजीब अजीब हरकतें करती है, उछल कूद करती है, लेकिन ऐसे वैसी कोई बात नहीं है। लेकिन इसने सारे घर को तंग किया हुआ है। मेरी माँ इस बात पर हंसने लगी और उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, जब शादी होती है तो बड़े बड़ों की अक्ल ठिकाने आ जाती है। उसने कहा कि हम चाहते हैं कि आप यह बात अपने बेटे को बता दें ताकि वह शुरू में जरा इसको अच्छे तरीके से हैंडल करे। हाथ जरा हल्का रखें, बाद में खुद ही ठीक हो जाएगी। मेरी माँ ने कहा कि आप फिक्र मत करें, मेरा बेटा बहुत अच्छा है, वह बहुत विनम्र और सज्जन व्यक्ति है, आपकी बेटी का बहुत ख्याल रखेगा। फिर भी मैं उसको समझा दूंगी। अरे कोई बात नहीं, बेटियां तो सबकी ऐसी ही होती हैं। हमें क्या पता था कि जिसको हम लोग सारी जिंदगी लाड करने के लिए लेकर आ रहे थे, हम ज्यादा देर उसके लाड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब शादी की रात के बाद सुबह हुई और कमरे का दरवाजा खुला तो पता चला कि शीला इस दुनिया में नहीं थी, और वह इस दुनिया में क्यों नहीं थी यह भी हमें साफ नजर आ गया और पता चल गया था। हम लोग हैरान रह गए थे, आखिर उसके पास यह चीज आई कहां से। और जब मेरे भाई ने कहा कि मैंने इसे यह चीज मुंह दिखाई में दी थी तो हम सब हैरान रह गए, क्योंकि अब उस एक चीज की वजह से मेरा भाई शायद कानून के हत्थे चढ़ने वाला था। जब हम लोग लड़की के घर रिश्ता देखने गए तो उनके घर के बाहर एक बड़ा सा आंगन था। पहाड़ी घर वैसे भी बड़े बड़े होते हैं। उस आंगन में एक प्यारी सी खूबसूरत सी लड़की गले में दुपट्टा डाले खेल रही थी। हमें लगा कि यह लड़की की छोटी बहन है। मैंने अपनी माँ से कहा कि वैसे यह ज्यादा खूबसूरत लग रही है, पता नहीं इसकी बहन कैसी होगी। उसने कहा कि हाँ देखते हैं। जब अंदर गए, बैठ गए और बातचीत होने लगी तो उसकी माँ ने कहा कि मैं अपनी बेटी शीला को बुलाती हूँ। तो वही लड़की कपड़े बदलकर अच्छे से दुपट्टा करके हाथ में ट्रे पकड़े आई तो हम लोग खुश हुए कि चलो यह तो वही वाली लड़की है। लेकिन हम ये भूल गए कि यह कैसी बच्ची सी लग रही थी और कैसे बाहर बच्चों के साथ खेल रही थी। हम लोगों को लड़की तो पहले ही पसंद आ गई थी। मैंने उसकी चुपके से पिक्चर्स खींच ली और अपने भाई को भेज दी। मेरा भाई घर बैठा था, उसने भी कह दिया कि मुझे ये लड़की पसंद आ गई है। इसलिए मैंने अपनी माँ को इशारा किया और कहा कि बात पक्की कर देते हैं। मैंने अपने भाई को लड़की की पिक्चर्स दिखाकर कुछ गलत नहीं किया। मैं पहले भी ऐसे ही करती थी, चुपके से पिक्चर्स ले लेती थी और अपने भाई को भेज देती थी। जाहिर है जिसको जिंदगी गुजारनी है उसकी भी तो मर्जी होनी चाहिए ना। वह क्या चाहता है, उसकी क्या मर्जी है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। उसने जब हाँ कह दी तो हम लोगों ने भी बात पक्की कर दी। लेकिन जब वापस आकर बताया कि वह इस तरह की हरकतें कर रही थी और उसने पानी पकड़ाते हुए माँ के ऊपर भी गिरा दिया और फिर बाद में हंसने भी लगी, तो मेरा भाई भी हंस दिया। उसने कहा कि अगर ऐसी है
तो अच्छी बात है, घर में रौनक लगी रहेगी। अभी तो हमें यह सब ठीक ही लग रहा था, लेकिन जब भी हम उसके घर जाते थे वह कोई ना कोई अजीब हरकत कर ही देती थी। अब मेरी माँ थोड़ी सी परेशान होने लगी और उन्होंने कहा कि यह लड़की मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई दिमागी समस्या है। जैसे यह देखने में तो जवान है, लेकिन इसकी उम्र दिमागी तौर पर कम है। मैंने कहा कि नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है, बस वह शायद है ही ऐसी। मेरे भाई ने कहा कि मुझे ज्यादा समझदार पत्नी नहीं चाहिए, बस मुझे खूबसूरत पत्नी चाहिए। समझदारी तो वक्त के साथ आ ही जाती है। पहले से ही समझदार पत्नी लेकर आओ तो फिर वह शादी के कुछ साल बाद समझदार नहीं बनती है, बल्कि उसकी सारी सोच समझ सब कुछ मर जाती है। वो एक जिंदा लाश बन जाती है। हमने कहा कि यह तुम कैसी बातें कर रहे हो, हमें कौन सा तुम्हारी पत्नी पर जुल्म करने हैं। तो वह कहने लगा कि दीदी, जुल्म की बात नहीं है, अचानक से जिंदगी बदल जाती है। औरत पराये घर में आ जाती है, एक पराये मर्द के साथ जिंदगी गुजारती है। उसके सामने बहुत से इस तरह के माहौल और किस्से होते हैं कि जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं होता, और फिर 1 साल में ही बच्चा हो जाए तो वैसे ही अक्ल ठिकाने आ जाती है। ऐसे में औरत की शादी के शुरू के 3-4 साल बड़े मुश्किल होते हैं, और उसमें उसका या तो व्यक्तित्व बदल जाता है या फिर वह हार मान जाती है। मैंने अपने भाई को 2 पल देखा और हैरान होकर पूछा कि तुम्हें इस सब के बारे में इतनी बारीकी से कैसे पता है? तो वह कहने लगा कि वो मैंने औरत की मनोविज्ञान पर एक किताब पढ़ी थी, उसके अंदर ये सब कुछ लिखा हुआ था। मेरी माँ ने कहा कि चलो अच्छा है, तुमने किताब पहले ही पढ़ ली है, शायद तुम उसको संभाल ही लोगे। मैंने कहा कि वह किताब अपने बहनोई को भी दे दो ताकि उनके दिमाग में भी कुछ आ जाए। हम सब इस बात पर हंसने लगे। बात शादी तक पहुंच गई और शादी हो गई। वो दुल्हन बनी बैठी थी और हंस रही थी। मैं उसके पास गई और मैंने उसे कहा कि शीला, हंसो मत, हम लोग इस बात को अच्छा नहीं समझते हैं। वो कहने लगी, अगर मैं हंसूगी नहीं दीदी तो मेरी पिक्चर्स बुरी आएंगी। मैंने कहा कि जब पिक्चर्स लेनी होंगी तो तुम्हें बता देंगे, अभी तो सर झुका के चुपचाप बैठ जाओ। ऐसी बहुत सी बातें थीं जिसमें मुझे उसे पूरी तरह संभालना पड़ा, समझाना पड़ा, नहीं तो वह हम सबको शर्मिंदा करवाती। खाना खाते हुए भी ऐसे मुंह खोलकर खाना खा रही थी। मैं अपने भाई की तरफ देख रही थी, वह तो खुश हो रहा था। शायद वह बहुत ही ज्यादा खूबसूरती को अहमियत देने वाला लड़का था। जब शादी की रात वह अपने कमरे में जाने लगा तो मेरी माँ ने और मैंने उसे वो बात बताई जो हमें शीला की माँ ने बताई थी, और कहा था कि जरा ख्याल रखना है। तो हमने उसे सब कुछ समझा दिया और कहा कि देखो, अच्छे तरीके से रहना उसके साथ। लड़की तो तुम्हें पसंद की ला कर दी है, लेकिन थोड़ी सी मासूम है और लाडली है, इसलिए किसी बात का बुरा न मान लेना। कहीं तुम्हें तुम्हारे दोस्तों ने सलाहें तो नहीं दी कि जाकर पत्नी को रोब में ले लेना। देखो, यह रोब में आने वालों में से बिल्कुल भी नहीं है। तुम इसे रोब दिखाने की कोशिश करोगे तो वह कुछ और ही समझ लेगी। मेरे भाई ने कहा कि मुझे अगर किसी ने मशवरे दिए भी हो तो मैं ऐसे घटिया मशवरों पर कभी भी नहीं चलूंगा। मेरी पत्नी है और शुरू के दिनों में मुझे उस पर रोब जमाने की कोई जरूरत नहीं, बल्कि उसका दिल जीतने की जरूरत है। जब मेरा भाई ऐसी बातें करता था तो मेरा दिल करता था कि मैं उसकी बलाएं लूं। मेरी माँ ने उसकी बहुत अच्छी परवरिश की थी। उसने हम लोगों को यकीन दिलाया कि आप लोग परेशान मत हो। हम अपनी तरफ से अभी तक बिल्कुल ठीक और संतुष्ट थे। हम लोगों ने अपनी भाभी का बहुत ख्याल रखा था। अभी तक उसका बहुत ख्याल कर रहे थे, आगे भी करना था। लेकिन मेरी माँ ने मुझे कहा कि अब ऊपर वाले से प्रार्थना करो कि तुम्हारी भाभी को अक्ल आ जाए। सब कुछ एक साथ नहीं मिलता। जो लड़कियां समझदार थीं वो खूबसूरत नहीं थीं, क्योंकि समझदारी उम्र के साथ आती है। तुम्हारे भाई को कम उम्र और खूबसूरत लड़की चाहिए। अब देखो क्या होता है। वो कमरे में चला गया और अभी आधा घंटा ही गुजरा था कि वो किचन में खड़ा हुआ था। हम लोग उसको देखकर हैरान रह गए। हमने कहा कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? कमरे से बाहर क्यों आए हो, शीला को अकेला छोड़कर? तुम्हारे कमरे में दूध, बिस्किट, पानी सब कुछ तो रखा था हमने। तो वो कहने लगा कि हाँ, वो शीला कह रही थी कि मैंने ठीक से खाना नहीं खाया, इसलिए खाना निकाल रहा था। मुझे लगा कि आप और माँ सो गए होंगे, क्योंकि शादी में बहुत थक गए थे, इसलिए आप लोगों को नहीं कहा।
मैंने अपना सर पकड़ लिया। मैंने कहा, माँ तो सो गई हैं, लेकिन मैं अब भी जाग रही हूँ। हटो, मैं गर्म कर देती हूँ। जब मैं सब्जी गर्म कर रही थी तो मेरे भाई ने कहा कि दीदी वो एक बात है। मैंने कहा, जनाब बोलो क्या बात है। कहने लगा, वो कह रही थी कि सलाद साथ में जरूर लेकर आना। मेरे भाई ने ये बात की तो मैंने उसे हैरान होकर देखा और हम दोनों ही हंसने लगे। मैंने कहा कि बड़ा बुरा फंस गया है तू। वो तेरी पत्नी कम और बेटी ज्यादा बन जाएगी, बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। वह कहने लगा कि अभी तो मेरी शादी हुई है, आप अभी से उसको मेरी बेटी ना बनाएं, कहीं शादी ही ना टूट जाए। हम दोनों ही हंस रहे थे। मैंने सब्जी गर्म की, रोटी गर्म किए, साथ रायता, सलाद और भी चीज रखी और ट्रे सजाकर अपने भाई को दे दी और कहा कि यह लो। जब मेरी शादी हुई थी तो मुझे भी रात के वक्त भूख लग गई थी, लेकिन मेरे पति ने मुझे कहा था कि जाकर सो जाओ। मैंने कहा कि क्यों? क्योंकि मैं नहीं जा रहा इतनी रात को किचन में। कसम से दीदी, मैंने भी उसको यही कहा कि तुम सो जाओ, सुबह खा लेना, वैसे भी सुबह होने में ज्यादा वक्त नहीं है। लेकिन उसने तो जिद करनी शुरू कर दी और रोना भी शुरू कर दिया। कहने लगी कि मुझे भूख लगी है, भूख से मेरे पेट में दर्द हो रहा है। मैंने कहा कि फिर तो तुमने ठीक ही किया। खैर, मैंने फिर से भाई को उसके कमरे में भेज दिया और मैं अपने कमरे में आ गई। अभी भी मैं अपने कमरे में बैठी थी और मैंने सुबह से अब अपना फोन पकड़ा था। मेरे फोन पर बहुत सारे मैसेज आए हुए थे। मेरा पति दूसरी देश गया हुआ था, इसलिए मैं इसी घर में रहती थी। उनके भी मैसेज थे, शादी की बधाई दे रहे थे। कुछ और लोगों के भी थे और कुछ ऐसे लोग भी थे जो पैसे मांग रहे थे। लेकिन एक ऐसे नंबर से मैसेज आया हुआ था जो नंबर मेरे फोन में सेव ही नहीं था और डीपी के ऊपर किसी औरत की पिक्चर लगी हुई थी। पता नहीं अब यह कौन थी। उसने 5 मिनट का वॉइस मैसेज भेजा हुआ था। पहले मैंने मैसेज किया कि आप कौन, और उसके बाद वॉइस मैसेज सुना। और जब मैंने वॉइस मैसेज सुना तो मैं हैरान रह गई। जैसे जैसे मैं उसकी बात सुनती जा रही थी, वैसे वैसे मैं हैरान होती जा रही थी। इसका मतलब कि हमारे घर पर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली थी। जो कुछ बुरा होना था वह हो चुका था। अब मैं अपने भाई के कमरे में कैसे जाती? वैसे बात तो ऐसी थी कि मैं सीधी ही उसके कमरे में चली जाती और उसको बता देती कि तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। लेकिन मेरे तो हाथ पांव फूल गए थे और मैं जा नहीं पाई। सोचा कि सुबह बता दूंगी और ऊपर वाले से प्रार्थना करने लगी कि ऐसी वैसी कोई परेशानी ना हो। लेकिन मैंने जब से यह बात सुनी थी, मेरे कदमों के तले से जमीन निकली हुई थी। अगर मेरी माँ को यह बात पता चलती तो शायद मेरी माँ की तबीयत खराब हो जाती और मेरा भाई, जो बेचारा इतना खुश था, उसकी खुशियों को तो नजर ही लग गई थी। सच कहते हैं, खुशियों को नजर लग ही जाती है। मेरे भाई के साथ जो हुआ था वह इसका जीता जागता उदाहरण था। और मैं उस लड़की के बारे में सोच रही थी कि वह देखने में तो ऐसी नहीं लगती थी। मुझे मैसेज करने वाली औरत ने अपना परिचय भी दिया था, अपना नाम भी, और यह भी बताया था कि वह कहाँ रहती है। उसने कुछ भी छुपाया नहीं था। उसने कहा कि काश मैं आप लोगों को यह सब कुछ पहले बता देती तो आपका भाई बच जाता। लेकिन अब बहुत देर हो गई है, अभी भी वक्त है, अपने भाई को बचा लो। सुबह होने में 2-3 घंटे ही थे। सुबह हुई तो मैं दरवाजा नोक करके वहां से हट गई। मेरा भाई दरवाजा खोलकर बाहर आ गया। थोड़ी देर बाद मैंने देखा वो बाथरूम में था, हाथ धोकर बाहर निकला। तो मैंने उसे कहा कि मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। उसने कहा कि क्या हो गया दीदी, आप इतनी डरी हुई क्यों हैं? मैंने उसे कहा कि देखो, ये बात माँ को नहीं बतानी, बस तुम्हें बतानी है। मैंने उससे बात तो करनी थी, लेकिन अभी घर में कुछ मेहमान थे और कुछ मेहमान जो आसपास के थे वो तो रात को ही अपने घर चले गए थे और सुबह सुबह फिर से आ गए थे, क्योंकि आज हमें बहुत सी रस्में करनी थी और सुबह नाश्ता भी हमारी तरफ ही था। हमारे तकरीबन सारे रिश्तेदार ही आसपास रहते थे सिवाय मेरे पति के, इसीलिए सब मेहमान सोने के लिए अपने घर चले गए। उन्होंने कहा कि शादी वाले घर में सोकर क्या करना है, अपने घर में जाकर सुकून से सो जाएंगे और सुबह फिर से आ जाएंगे। वो लोग आ गए थे और मेरा भाई भी उनकी खातिर तवज्जो में लग गया। उसने मेरी बात को ध्यान से सुना नहीं। वो सोचने लगा कि ऐसी भी कौन सी बात है। फिर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने उसका हाथ पकड़ा और मैं उसे अपने कमरे में ले आई और मैंने उसे वह वॉइस मैसेज सुनाया तो मेरा भाई भी हैरान रह गया। हमने यह बात अपनी माँ को तो नहीं बताई थी,
हम दोनों ही कमरे की तरफ भागे। मेरे भाई ने कहा कि अभी बात करते हैं, लेकिन सामने का मंजर देखकर हैरान रह गए, क्योंकि शीला इस दुनिया में नहीं थी और उसके पास एक हथियार पड़ा हुआ था जो उसकी मौत की वजह बना था। मैंने कहा कि यह यहाँ पर कैसे आया। मैं घबरा गई। हमें लगा शायद कि वह जिंदा थी, लेकिन उसको देखकर ही पता चल रहा था कि वो इस दुनिया में नहीं थी। उसने कहा कि यह तो मैंने मुंह दिखाई में दिया था। मैंने कहा कि तूने मुंह दिखाई में इसको यह हथियार दिया था। वह कहने लगा कि आपको पता नहीं है क्या, हमारे गांव की रस्म यही है कि शादी की पहली रात को लड़का लड़की को मुंह दिखाई में हथियार देता है और उसे यह बताया जाता है कि आज से उसकी रक्षा करने वाला उसकी जिंदगी में आ गया है, और अगर वह उसकी जिंदगी में ना रहे तो वह इसका इस्तेमाल करके अपनी रक्षा करें। हम तो बहादुर लोग हैं, इसलिए इस तरह की चीजें गिफ्ट में दी जाती हैं। मैंने कहा कि हाँ, देते हैं गिफ्ट में, पर उन लोगों को जो समझदार होते हैं। तुमने अपनी इस बेवकूफ और पागल पत्नी को यह हथियार दे दिया और उसने न जाने क्या हरकत की कि अब यह इस दुनिया में नहीं है। साफ पता चल रहा था कि शायद वह उसको चलाने की कोशिश कर रही थी और गलती से उसके साथ हादसा हो गया था। लेकिन यह बात कौन मानता? पुलिस वाले तो यही कहते कि यह सब कुछ हमारे घर में हुआ है। हमारे यहाँ रस्म थी कि जब लड़के की शादी होती थी तो उसके कमरे में घर में जितने भी हथियार होते थे वो सारे रख दिए जाते थे, उसको यह बताने के लिए कि अब उसे डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन शीला की माँ ने जब हमें उसके बारे में बताया तो हमने ये रस्म करने के बारे में नहीं सोचा कि कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। लेकिन मेरे भाई ने भी उसको वही चीज गिफ्ट में दे दी, अपनी तरफ से उस रस्म को निभाने के लिए, और आज इस रस्म की वजह से हमारा घर बर्बाद हो गया था। उस वॉइस मैसेज में यह था कि शीला अपने होशो हवास में नहीं थी। उसकी उम्र 17 साल नहीं थी जो कि उसके घर वालों ने बताई थी, बल्कि उसकी उम्र 26 साल थी। वो दुबली पतली थी, इसलिए पता नहीं चलता था। खूबसूरत थी, जवान थी, लेकिन दिमाग उसका 12 साल की लड़की वाला था। तभी तो वह इस तरह की हरकतें कर रही थी। उसके घर वालों ने यह बात छुपाई थी, और जब वह 19 साल की हो गई थी तो उसकी शादी कर दी थी। तो उसने ससुरालियों को इतना तंग किया था, इतना जलील किया था कि अपनी सास को ही मजाक मजाक में सीढ़ियों से धक्का दे दिया था। और उसकी सास ने ही मुझे वॉइस मैसेज किया था। उसने कहा कि इस हादसे के बाद मैं आज तक चल नहीं पाई हूँ, अपने पैरों पर खड़ी हो नहीं पाई, सिर्फ उस लड़की के पागलपन की वजह से। हम भी शक्ल सूरत देखकर रह गए थे। हमें क्या पता था कि पागल निकलेगी। हमें उसकी माँ ने यही कहा था कि थोड़ी सी मासूम है, बेचारी है, लेकिन यह नहीं बताया था कि उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, जिसमें उसकी बीमारी इस हिसाब की है कि उसकी दिमागी उम्र उसकी अपनी उम्र से आधे से भी कम है, और उस वक्त तो और भी कम थी। हमें तो फौरन ही पता चल गया था, लेकिन फिर जब हमने उसके घर वालों से बात की तो उन्होंने कहा कि उसके ऊपर भूत प्रेत का साया है, इसलिए यह कभी कभी इस तरह की हरकतें करती है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमारे घर का माहौल खराब होने लगा। कभी कोई चीज तोड़ देती थी तो कभी कोई। एक दिन तो उसने गैस ऑन छोड़ दी थी और सुबह सुबह धमाका हो गया था। लेकिन ये ऊपर वाले का शुक्र है कि किसी का कोई जान का नुकसान नहीं हुआ था। और फिर जब उसने मुझे धक्का दिया तो उसे यह सब कुछ करते हुए उसके अपने पति यानी मेरे बेटे ने देख लिया था, और उसके बाद उसने उसे अपनी जिंदगी से निकाला और माँ बाप के पास वापस छोड़ दिया था। हम लोग आपके गांव में नहीं रहते, हम लोग दूसरे शहर में रहते हैं। लेकिन हमें पता चला कि उसकी शादी किससे कर रहे हैं, इसलिए किसी तरह आपका नंबर लेकर मैं आपको यह व्हाट्सएप कर रही हूँ। इसका मतलब वो अपने होश में नहीं थी। उसकी माँ ने हमसे झूठ बोला था, वरना हम भी यह सोचकर परेशान हुए थे कि अगर लड़की में कोई कमी होती है तो उसकी माँ कभी भी शादी से पहले उसकी वो कमी उसकी सास और नंद को नहीं बताएगी। कौन सी माँ ऐसे करती है? अगर लड़की को खाना बनाना नहीं आता तो माँ झूठ बोलती है और कहती है कि नहीं, इसको खाना बनाना आता है। और यहाँ पर वह खुद कह रही थी कि थोड़ी सी अजीब है, मासूम है, लाडली है, ताकि वह बाद में यह कह सकती कि हमारी बेटी तो मासूम और लाडली सी थी। असल में उनकी बेटी का मानसिक संतुलन ठीक नहीं था और पागल थी। उसका दिमाग बच्चों वाला था और मेरे भाई ने उसके पास हथियार रख दिया। एक बच्चे के पास हथियार रखते हैं
तो वह उसके साथ क्या करेगा? जाहिर है उसके साथ छेड़छाड़ करेगा और उसे पता भी नहीं होगा कि उसे कैसे इस्तेमाल करना है। और इसी तरह शीला भी शायद इस दुनिया से चली गई थी। मगर अब यह इतनी बड़ी कहानी पुलिस वालों को और उसके घर वालों को कौन समझाता? जब उनको यह बात पता चली तो जाहिर है उनके लिए दुख तो बहुत बड़ा था, लेकिन उन्होंने सारा इल्जाम हम पर ही डाल दिया। मेरे भाई को पुलिस पकड़ कर ले गई और यह साबित करने में हमें बहुत वक्त लग गया कि दरअसल वह पागल थी और उसके साथ यह सब कुछ एक हादसे के तौर पर हुआ था, क्योंकि सब यही कह रहे थे कि कमरे में सिर्फ दूल्हा गया था और यह हथियार भी दूल्हे का था। उसने खुद ही अपनी पत्नी की जान ली है और शादी की रात ही उसको इस दुनिया से विदा कर दिया। अब हम लोग बहुत ही ज्यादा परेशान थे। करते कराते बात यहाँ तक पहुंच गई कि मेरे भाई को 1.5 साल जेल में गुजारना पड़ा। उसके बाद हमने अपना सब कुछ बेचकर एक बहुत बड़े वकील को हायर किया और उसने किसी तरह यह बात निकलवाई और उस औरत को भी बुलाया गया जिसने हमें व्हाट्सएप मैसेज किया था। उसके पास शीला की एक पुरानी वीडियो थी जिसमें साफ नजर आ रहा था कि वह पागल थी और उसे डॉक्टर के पास भी लेकर गए थे और डॉक्टर ने भी यह बात कही थी कि यह लड़की नॉर्मल नहीं है। उनके पास रिपोर्ट्स भी थीं। हमारा केस अभी भी कच्चा था, लेकिन करते कराते हम लोग किसी तरह कामयाब हो ही गए, क्योंकि उन लोगों ने हमारा बहुत साथ दिया। मेरे भाई की जिंदगी का 1-1.5 साल बर्बाद हो गया। हमारी बदनामी हुई, लोगों ने हम पर बातें की। लोग तो अभी भी यही कहते हैं कि मेरे भाई ने ही उस लड़की की जान ली। वह तो बेचारी बहुत मासूम थी और उसकी वजह से ही यह सब कुछ हुआ है। आखिरकार अपने भाई को यहाँ से दूर दूसरे देश भेज दिया, क्योंकि मेरा पति अब वापस आ रहा था। उनका काम हो चुका था। उन्होंने अपनी जगह पर मेरे भाई को भेज दिया। वह वहीं पर रहता है और हम उससे कहते हैं कि वो वहीं पर किसी से शादी कर ले। इस हादसे ने मेरी माँ पर बहुत बुरा असर छोड़ा। वह भी बहुत बीमार हो गई थी, लेकिन अभी पहले से बेहतर है। क्या इस तरह से माँ बाप का झूठ बोलना और अपनी पागल बेटी की शादी कर देना सही है? यह तो वही बात हुई कि इस समाज में पागल बेटियों की शादियां यह कहकर होती हैं कि शादी हो जाएगी तो यह ठीक हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर तो लड़की ही पागल निकली। अगर पति कमाता ना हो, पागल हो या मनमौजी टाइप का हो, फिर भी उसे संभाल लेते हैं। लेकिन इस तरह के केस को संभालना कोई आसान काम तो नहीं है। वह खुद ही अपनी जान ले बैठी थी। अभी तो ऊपर वाले का शुक्र है कि कहीं उसने गलती से हमारे भाई की जान नहीं ली थी, वरना फिर हम क्या करते। अभी भी हमारे गांव में यह कहानी इसी तरह से मशहूर है। मैं लोगों के दिमाग से इस कहानी को नहीं निकाल सकती, लेकिन मुझे किसी ने सलाह दी कि कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहां पर सच्ची कहानियां भेजी जाती हैं और हजारों लाखों लोग उनको पढ़ते हैं। इसलिए मैं यह कहानी यहां भेजकर यह साबित करना चाहती हूँ कि दुनिया में इस तरह भी होता है। मेरा भाई बेकसूर था। वह बहुत जवान और खूबसूरत था। शायद उसे लोगों की नजर लग गई कि उसकी जिंदगी में इतना बड़ा हादसा हो गया। अभी वह बाहर के देश में है, अच्छे पैसे कमाता है, लेकिन शादी की बात करें तो कहता है कि मुझे शादी नहीं करनी है। हम उसे कहते हैं कि तू वहीं पर किसी से शादी कर ले, क्योंकि तेरी अभी पूरी जिंदगी पड़ी है। लेकिन वह कहता है कि मेरा दिल नहीं मानता। जब मेरा दिल करेगा मैं वहीं किसी से शादी कर लूंगा या वापस आ जाऊंगा। बस यही कहना चाहती हूँ कि इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है। हमें किसी को भी कसूरवार ठहराने से पहले पूरे मामले की जड़ तक जाना चाहिए, क्योंकि कभी कभी आंखों देखा भी सच नहीं होता है। हमें तो उस वक्त ही समझ जाना चाहिए था जब उसकी माँ ने हमें पहले बुलाकर कहा था कि मेरी बेटी थोड़ी सी अजीब सी है, वरना कोई भी माँ इस तरह नहीं कहती, वो भी शादी से कुछ दिन पहले। लेकिन हमें क्या पता था। हमें लगा कि जैसे हम साफ लोग हैं वैसे ही उसकी माँ भी साफ दिल से ये रिश्ता कर रही होगी, लेकिन वह साफ दिल से नहीं बल्कि चालाकी से काम ले रही थी। और यह बात समझने में हमने देर कर दी और हमारे साथ इतना बड़ा हादसा हो गया।